नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज सितंबर महीने की पहली तारीख है और सितंबर की पहली तारीख को देश के लोगों को मोदी सरकार से एक बार फिर झटका मिला है। झटका ये कि जब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 39 रुपये तक बढ़ा दी गई है और अभी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन लोग कब तक खैर मना सकते हैं। वैसे आम जनता को महंगाई का झटका बार बार देने वाली बीजेपी को भी अब विपक्ष से एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। आज एक तरफ महाराष्ट्र में विपक्ष सड़कों पर था तो दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर जो धरना दिया उसमें बीजेपी और बीजेपी की साथी जेडीयू के लिए जनता को जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे बीजेपी के साथ अपनी वफादारी दिखाने की कोशिश नीतीश कुमार अब भी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि उनके साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहने वाले केसी त्यागी ने अपने व्यक्तिगत कारणों से जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद को छोड़ दिया। सुबह सुबह यह खबर आई। वैसे चर्चा इस बात की चल रही है कि पिछले कुछ वक्त से केसी त्यागी के बयानों से बीजेपी को उलझन हो रही थी, क्योंकि उनके विचार राहुल गांधी और कांग्रेस के विचारों के करीब दिख रहे थे, जबकि मौजूदा दौर की राजनीति में तो सारा खेल ही विचारधारा का दिख रहा है। इस समय केरल में आरएसएस भी इसी बात पर मंथन कर रहा है कि किस तरह देश में राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव के सामने बीजेपी को खड़ा किया जाए। अगले साल आप जानते हैं आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है और संघ बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बीजेपी की सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़े या कमजोर हो। लेकिन इसी समय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी की कमजोरी कई तरह से दिखने लगी है और केरल की 3 दिनों की बैठक में आरएसएस क्या बीजेपी को ताकत देने का कोई नया नुस्खा निकाल पाएगा, यह भी देखना होगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज महाराष्ट्र में किस तरह महाविकास आघाड़ी ने एनडीए सरकार के खिलाफ सड़कों पर हल्ला बोल किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने से लेकर संसद की छत टपकने तक कांग्रेस ने बीजेपी पर कई सवाल उठाए हैं और आज कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के दूसरे साथी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की पार्टी, ये सब सड़कों पे थे और इनके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उसी मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने क्या बात कही है, रखी है, पहले उसको देखते हैं। देखिए जरा, सुनिए जरा। नाना साहेब कर्माकर 1921 में मूर्ति बनानी शुरू की। 7 साल लगे मूर्ति बनाने, राजे की मूर्ति बनाई। 1928 में वो मूर्ति खत्म हुई। पुणे में आज भी वो मूर्ति लोग देखने आते हैं। कोई और नाना साहेब कर्माकर को पद्मश्री दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में। वो ऐसी मूर्ति बनी। 7 साल लगे उस मूर्ति को बनने। इनको इतिहास नहीं मालूम। मैं मराठी थोड़ी बहुत समझता हूं। नाना पटोले साहब जो बोल रहे थे मुझे समझ में आ रहा था। बिना पढ़े, बिना इतिहास को पढ़े फडणवीस जी बोलने चले आते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बोलने चली आती। महाराष्ट्र के साथ धोखा हुआ और धोखा सीधा प्रधानमंत्री ने किया। क्या जरूरत थी? सितंबर में आप किसी को काम देते हो, एक नौसिखिए को काम देते हो, दिसंबर में 3 महीने में मूर्ति बन जाती। जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव आ रहा था। अयोध्या में राम के साथ में यही किया। भगवान राम के वहां मंदिर में पानी गिर रहा है, संसद में बाल्टी लगानी पड़ गई। यह हालत है। पेपर लीक, संसद लीक, मंदिर लीक, पुलिया उद्घाटन से पहले गिरने लग गए। ये हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। इनकी लगी हुई मूर्ति 70 दिन, 70 हफ्ते नहीं टिक पाती, 7 महीने नहीं टिक पाई। हमसे हिसाब मांगते हैं और कहते हैं 2047 का विजन। अरे छोड़िए 2047 का विजन, कोई पुल तो ठीक बना के दिखाइए। अटल सेतु की हालत देखिए। बात राजे की मूर्ति से कहीं ज्यादा है। बात यह है कि राजे की मूर्ति तो अब गिरी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजे के आदर्शों को बहुत पहले गिरा दिया। जो राजे की सेनापति मुसलमान होंगे, बताइए ये सीखे उनसे कुछ? बहिर्जी नायक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख दलित, सीखे हैं क्या उनसे? ये राजे से कुछ ये सीख ही नहीं सकते राजे से। एक से एक उदाहरण राजे की जिंदगी का, राजे के पूरे कार्यकाल का अगर आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, आप तो सब पढ़े हुए हैं, मंच पे जो बैठे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम छत्रपति शाहू जी के साथ बैठे हैं हम, लेकिन पढ़ के अगर आप देखेंगे तो भाजपा को एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। तो आप सुन रहे थे पवन खेड़ा को। दरअसल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी ने आज महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को भविष्य की तस्वीर दिखा दी कि जब चुनाव होंगे तो महाविकास आघाड़ी किस तरह बीजेपी के सामने खड़ी रहेगी। उधर बिहार में आज आरक्षण के आंदोलन को लेकर तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है वो भी आइए जरा सुन लेते हैं। बिहार में आज तेजस्वी यादव यानी आरजेडी ने आरक्षण के मसले पर वहां भी प्रदर्शन किया और इस मौके पर तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा केंद्र सरकार को, नीतीश सरकार को घेरा है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए जरा। ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि कचरा धोने वाला जिस समाज में आता है जिंदगी भर उसके आने वाली पीढ़ी नाला साफ करे, कचरा धोए। रिक्शा चलाने वाले का बेटा जिंदगी भर उसकी आने वाली पीढ़ी रिक्शा चलाने का काम करे। जो भूमिहीन है उसको जमीन न दो, जो भिखारी है उसको जिंदगी भर भिखारी बना करके रखो। यही भाजपा की असल मानसिकता है। यानी जो चंद लोग हैं, मलाई खाने का अधिकार उन्हीं को है। अपने यहां 10-10, 12 नौकर रखेंगे लेकिन उस समाज का नहीं सोचेंगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। बात ये समझने की जरूरत है, ये है क्या? गिनती क्यों जरूरी है? आखिर क्यों सभी बड़े बड़े समाजवादी नेता समय समय पर जाति आधारित गणना की बातें की? जो महापुरुष रहे, जो हम लोगों के नेता रहे, सब लोगों ने आरक्षण की बात की और उन्हीं तबकों की बात की जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो या अति पिछड़े हो। आज भी समाज में देखेगा कि भेदभाव होता है। तो यहां अहम सवाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के इन सवालों से नीतीश कुमार कब तक बच पाएंगे और क्या अगले साल होने वाले चुनावों में फिर से बीजेपी और जेडीयू की सरकार बना पाएंगे, इसका जवाब शायद खुद नीतीश कुमार के पास भी नहीं होगा। वैसे बिहार को लेकर सवाल तो यही है कि क्या वहां तय समय पर चुनाव होंगे या इससे भी बिहार में भी बीजेपी की सुविधा चुनाव आयोग देखेगा। जैसे अभी हरियाणा में बीजेपी की मांग के बाद त्योहार का वास्ता देते हुए चुनाव की तारीख बढ़ा दी गई। अभी महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा भी होनी बाकी है और महाराष्ट्र में महायुति में यानी एनडीए में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत 10 दिन में पूरी हो जाएगी। यानी चुनाव आयोग को भी अब वक्त मिल जाएगा। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा सब जीतना जरूरी है क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी सत्ता है। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस तरह वायनाड के कांग्रेस नेताओं से बाढ़ के बाद के हालात जानने के लिए चर्चा की है और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है ताकि जनता को आर्थिक मदद मिल सके, ताकत मिल सके जनता को, उससे समझ आता है कि राहुल गांधी की प्राथमिकता क्या है। आइए जरा राहुल गांधी की इस बाइट को सुनिए। आज जब वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो वायनाड में हैं, केरल में हैं, उनसे वो
जूम मीटिंग कर रहे थे और इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जब जारी किया है तो उससे बहुत कुछ समझ में आता है कि कैसे एक नेता की चिंता वहां पर है जहां के पहले वो सांसद थे, जीत के आए, अभी उन्होंने वहां की सांसदी छोड़ दी है क्योंकि 2 जगह से जीत के आए थे, रायबरेली से और वायनाड से। लेकिन यहां वायनाड की चिंता करते हुए राहुल गांधी, जो चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए थी। चलिए राहुल गांधी क्या बातें कर रहे हैं, सुनिए। Namaskar. Namaskar. How's the relief work and all? Actually, our relief work is going on well. What are the issues? Not only the compensation, people lost their job, washout of agricultural land also, study problem, health and medical aid, mental health, business loss. As far as I know, there are 4 or 5 things that we need to sort of put pressure on. One is poor interdepartmental coordination in relief and rehabilitation. Second is inadequate compensation. Third is the rent issue that I raised. Then many people have lost livelihood, vehicles, you said just now, cardamom plantation, and finally the impact on tourism. Now, on the impact of tourism, we all know that this is a localized issue. This is not pan-Wayanad issue. But the impression outside Wayanad is that the whole of Wayanad is very dangerous. And so we have to dispel this idea and we have to, make people feel that once the rains have stopped, Wayanad is a very safe place and tourism is not affected by this issue because it can damage the brand of Wayanad if people think that that's a very dangerous place. We should take some action on tourism. Some symbolic thing that, look, actually Wayanad tourism is going to continue and in fact Wayanad needs your help. We will have a discussion with the state government. Our senior leaders have to listen with it. We need a strict coordination with the state government also for all these things. Okay, love all of you. Thank you. Thank you. तो सुन रहे थे, देख रहे थे आप, बाद में इसमें प्रियंका गांधी भी आ गई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है प्रियंका गांधी का भी आना, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। जब भी चुनाव की घोषणा होगी, उपचुनाव वहां पे होना है, तो वायनाड हो और राहुल गांधी वायनाड को लेकर चिंतित हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी केरल में वायनाड भी है और इसी केरल में आरएसएस की बैठक, 3 दिवसीय बैठक कल से शुरू हुई है, जिसमें राहुल गांधी को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, उनके सियासी मुहिम को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी की राजनीति इसी ढंग से चली, उनकी सियासत जिस ढंग से चल रही है, वैसे में तो बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी। और यह चिंता क्यों है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। कल भी न्यूज पॉइंट में ही हमने थोड़ी सी इस बात की को लेकर आप सबके सामने अपने विचार रखे थे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी चिंता राहुल गांधी की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देश में अभी 2 खबरें हमने कल आपको बताई थी न्यूज पॉइंट में ही, जो साथी हमारे कल के न्यूज पॉइंट को देखे हों, एक और दोनों लगभग, मतलब एक में तो मॉब लिंचिंग के कारण एक की हत्या कर दी गई, ये मामला था हरियाणा का, और एक ट्रेन में, चलती ट्रेन में महाराष्ट्र में जिस प्रकार मॉब लिंचिंग की गई खाने को लेकर, ये दोनों मामला इतना गंभीर है कि देश में आखिर हो क्या रहा है। और यह पहली बार नहीं है, कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने अभी से थोड़ी देर पहले उस पर भी एक उन दोनों तस्वीरों को साझा करते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। तस्वीरों को, चूंकि भयावह तस्वीरों को हम आप तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो लेकर नहीं आना चाहते, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है उसको देख लीजिए। लिख रहे हैं राहुल गांधी की नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। यह राहुल गांधी ने ट्वीट कर, और 2 तस्वीरों के साथ, वो तस्वीर आप तक नहीं पहुंचा रहे हम, लेकिन दोनों तस्वीरों में एक तस्वीर जो है वो हरियाणा में मॉब लिंचिंग और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जान ले ली जाती है, और दूसरी तस्वीर है ट्रेन में महाराष्ट्र में। हरियाणा और महाराष्ट्र की दोनों तस्वीरें और साझा करते हुए कैसे नफरती तत्व जो हैं वो देश में नफरत के बाजार को हरा भरा रखने, भरपूर उसमें अपनी
कोशिश और योगदान देने की में लगे हुए हैं। ये सब कुछ चल रहा है और इन सब के बीच उधर आरएसएस चिंता राहुल गांधी की राजनीति पर कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष आप देख लिए कि कैसे सत्ता पक्ष को और खासकर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। जूता मारो अभियान चलाया गया उधर महाराष्ट्र में, और वो खासकर आज मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग सड़कों पे, अलग अलग जगहों पे हमने देखा। उसमें भी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, पवन खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आप तक पहुंचाया। और दूसरी तरफ उधर बिहार में आपने देख लिया कि तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर उस और जाति जनगणना को लेकर अपनी बात रख रहे थे। बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों, और इन सब के बीच चर्चा आज यही करेंगे कि किस तरह विपक्ष के आगे लाचार नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और मोदी के कारण कमजोर क्यों दिख रही है बीजेपी, और राहुल की सियासत से क्यों परेशान है आरएसएस, और क्यों आरएसएस को सताने लगा है बीजेपी की हार का डर। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। बिहार से हमारे साथी हेमंत कुमार जी जुड़े हुए हैं, इधर दिल्ली से 3 साथी जुड़े हुए हैं, अमरिंदर उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी और संजय कुमार सिंह साहब। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और बहुत कुछ मैं रख चुका। जरा पहला ओपनिंग कमेंट आपका। देखिए, मैं आरएसएस की जो बैठक चल रही है केरला में, क्यों परेशान है, भी आपने चर्चा की उसकी, और जो ये मुसलमानों पे हमले हुए हैं, पहले इस पे बात करता हूं। देखिए, आरएसएस ने ये अपनी पूरी पॉलिटिकल यात्रा में कह रहा हूँ, कल्चरल वो एक मुखौटा है कि वो सांस्कृतिक संस्थान है, वो पॉलिटिकल संस्थान है। और वो पॉलिटिकल संस्थान भी किस चीज़ की पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति उनकी क्या है? उनकी राजनीति है हिंदू अपर कास्ट का वर्चस्ववाद। उसमें कहीं कोई और कुछ नहीं है, बाकी सब दिखावा है। और आप इससे समझिए कि राम मंदिर का जो आंदोलन चला जी, वो कब चला, क्यों आडवाणी निकले रथ यात्रा लेकर, और उसी के बाद से बाबरी मस्जिद गिरी और राम मंदिर बन गया। आज मंडल कमीशन के खिलाफ, मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद आडवाणी अयोध्या से और अयोध्या के लिए रथ लेकर निकले सोमनाथ से, जिसमें वीपी सिंह की सरकार गिराई गई, समर्थन वापस लिया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। और उस आंदोलन से ही का नतीजा है कि आज हम मोदी जी की सरकार देख रहे हैं तीसरी बार। इस सिर्फ उसी आंदोलन की वजह से, बावजूद इसके कि अयोध्या हार गए, लेकिन अयोध्या का असर था। अयोध्या मूवमेंट की वजह से बीजेपी 2 से 303 तक पहुंची, अब 240 पे है जी। तो आरएसएस को का पूरा रोड मैप ये था कि वर्चस्ववाद को कायम रखना है, लेकिन उनके कैलकुलेशन में सामाजिक अध्ययन नहीं था, उनकी गणना में। और इस बीच तमाम सारे वंचित वर्ग से बहुत सारे और जो सोशल जस्टिस की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू अपर कास्ट भी हैं, चाहे वो प्रगतिशील लोग हैं, उनका विमर्श बढ़ता गया। अब उस मांग को आप दबा नहीं सकते। अब उसमें इतनी स्टीम बन गई है कि अब उस पर ढक्कन ढकेंगे, ढक्कन उड़ जाएगा। अब वहां पे हिंदू मुसलमान से काम नहीं चल पाएगा। तो ये आरएसएस की चिंता बड़ी वाजिब है कि वो राहुल गांधी केंद्रित है। वो राहुल गांधी केंद्रित नहीं है, वो सामाजिक न्याय का जो बढ़ता विमर्श है, जो जातिवाद जनगणना की मांग, और जातिवाद जनगणना की मांग सिर्फ एक सिंबल है, ये असर्शन है पूरे के पूरे वंचित समाज की तरफ से भागीदारी का, रिप्रेजेंटेशन का, रिसोर्सेस के बंटवारे का, जिसकी बात राहुल गांधी बार बार करते रहते हैं, कभी फोटो दिखा के हलवे की, कभी कुछ और तरीके से। ये आरएसएस की परेशानी है और वो
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बेल जो है आउट ऑफ कैट, तो कैट इज आउट ऑफ बैग। तो वो जो मामला है पूरा कि आरएसएस के हाथ से चीजें निकल गए हैं। अब आप देखिए आरएसएस की संरचना देखिए, कभी कोई 99 साल की आरएसएस है। एक अपवाद को छोड़ के, वो भी छत्तीस थे, एक अपवाद को छोड़ के सारे एक खास किस्म के ब्राह्मण महाराष्ट्र के वही बनते हैं सर संचालक, उनके सारे ऑफिस बिलर वही होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे राजनीति कुछ भी करें, उनका जो वैचारिक रुझान है वो सीधा सीधा वर्चस्ववाद है सामाजिक, कि रिसोर्सेस में, ब्यूरोक्रेसी में, एजुकेशन में, सब जगह पे वर्चस्ववाद जो है वो हिंदू अपर कास्ट का कायम रहे। इसी का मुखौटा है नरेंद्र मोदी। उनकी भाषा पे कोई न जाए, क्योंकि भाषण वो जो भी देते हैं उस भाषण की गंभीरता हम सब जानते हैं जी। वो बेसिकली आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहे हैं। लेटरल एंट्री को देख लीजिए, या जातिवाद जनगणना पे मोदी सरकार का रुख देख लीजिए, तो वो उसी वर्चस्ववाद को कायम रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब तमाम बुद्धिजीवी, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, पढ़े लिखे लोग अब आ चुके हैं यहाँ पे। अकेले राहुल गांधी नहीं है। पूरा अभी जो भारत बंद हुआ, उस भारत बंद में आप देखिए कि सड़कों पे पूरे देश में लोग नीले झंडे लेकर थे और तमाम बातें हुई। केवल लेटरल एंट्री की बात नहीं हुई, केवल क्रीमी लेयर की बात नहीं हुई, तमाम मुद्दों की बात हुई। तो आरएसएस यहाँ पे आरएसएस को संतोष करना पड़ेगा, उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि आरएसएस कभी रिफॉर्म कर पाएगी जी। बहुत सारे जो फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में हैं वो रिफॉर्म नहीं कर पाते, वो अपने एजेंडा पे रहते हैं, वो हाशिए पे चले जाते हैं। अब वो आरएसएस का नंबर है हाशिए पे जाने का। जैसे यूरोप में या अमेरिका में दूसरे लोग जो इस तरीके की विचारधारा वाले लोग हैं वो हाशिए पे चले गए जी। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र में ट्रेन में जो हुआ और जो हरियाणा में लिंचिंग हुई, आप ये देखिए कि ये महाराष्ट्र हरियाणा में ही क्यों हुई थी? क्या ये भीड़ है? और अगर ये भीड़ है तो उन्हीं राज्यों में क्यों कर रही है कि जहां चुनाव होने हैं? ये मैं मानता हूं कि ये जो लिंचिंग है, लिंच मॉब है, ये कोई भीड़ नहीं है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, इसका एक कोई कंट्रोल कमांड है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये काम होता है। वो ट्रेन में जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको रैंडम गुस्सा न माने कि एक कोई मुसलमान उनको दिख गया, उसको वो परेशान करने लग गए, या हरियाणा में किसी मुसलमान के ऊपर हमला कर दिया गया। ये योजनाबद्ध है और ये भले ही वो उसमें रैंडम चेहरे हो, लेकिन उसके पीछे की एक प्लानिंग है। अगर वो प्लानिंग नहीं होती तो ये वहीं क्यों हो रहा है? हमेशा से वहां होता है जहां चुनाव होते हैं जी। इसलिए इस विषय को जांच करने का जो है पहल होनी चाहिए कि इन चेहरों के पीछे कौन लोग हैं, इसका मास्टरमाइंड कौन है इस लिंच मॉब का। और जब ये लिंच मॉब के मास्टरमाइंड तक हम पहुंचेंगे राजीव जी, तो हमको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि कौन लोग ये कर रहे हैं। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ये रैंडम नहीं है, और ये चुनाव को देखते हुए पोलराइजेशन करने के लिए होता है। बाकी बातें सेकंड राउंड में करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपके पास ही सीधे आना चाहता हूं। उधर आपका स्वागत भी है और सीधा आपके पास इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र में आज दिन भर गहमा गहमी का आलम था, मुंबई में खासकर, और क्या कुछ इससे निकल के आया जरा आपसे समझना चाहता हूं। महाराष्ट्र लिंच मॉब की बात भी अभी सुन लिया आपने, प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे, शुरुआत में मैं भी अपनी भूमिका में ये बात रख चुका हूं। और चुनाव का वक्त है, लेकिन यहां पर चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, दोनों जगह से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी वाली खबरें हैं, क्योंकि दोनों तरफ सड़क पे
अगर विपक्ष है और सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर विपक्ष सड़कों पे होता है तो सबसे ज्यादा परेशान उस समय परेशानी होती है सत्ता पक्ष को। क्या कुछ आज था, जरा बताइए। देखिए, आज तो जो है जूता मारो आंदोलन था। सुबह सुबह जूता मारो आंदोलन हुआ और सरकार में जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सबको जूता मारा गया। वो सांकेतिक है, लेकिन ये जो जूता नेताजी सांकेतिक मार रहे हैं, यहाँ के लोगों में, आम लोगों में आक्रोश है और वो अगर मौका मिले तो सही में जूता मार दे। और प्रधानमंत्री पे भी उनके लोकसभा क्षेत्र में जूता फेंका गया था, आपको याद होगा। अभी गिरिराज सिंह जो बिहार में थे, उन पे भी हमला हुआ, बच गए वो। तो ये हमले क्यों हो रहे हैं? हमले इसलिए हो रहे हैं कि जातिवाद को लेकर के या जाति को लेकर के जिस तरह से आरएसएस, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की वजह से, या राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति गणना को मुद्दा बनाया है, सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस हालांकि पहले भी सामाजिक न्याय में बिलीव करते थे, संविधान तो उसी के तहत आया, लेकिन समाजवादी सोच के लोग जो थे, जो लोहिया थे या और जो लोग हुए, नीतीश कुमार तक आ जाइए, वो तमाम लोग जो है जिस धारा में बिलीव कर रहे थे, जिस तरह से बात करना चाह रहे थे जातियों पर, कांग्रेस बात नहीं कर रही थी। और इसी का फायदा जो है बीजेपी ने उठाया या संघ ने उठाया। संघ ने लगातार इस बात को लेकर के हिंदू हिंदू किया और मुसलमानों को केवल विलन नहीं बनाया। मुसलमानों को विलन बनाया वो तो अलग जगह है, लेकिन वो हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करता रहा। और हिंदुओं को इकट्ठा जो है एक उसका झूठा आवरण है। बेसिकली वो जो है ब्राह्मणवाद या श्रेष्ठतावाद या जाति वर्ण व्यवस्था है, उसको स्थापित बनाए रखना चाहता रहा संघ। और बीजेपी का ही वो नंगा नाच दिखाई पड़ा, जो 10 साल का शासनकाल है उसमें देखिए कि वो नंगा नाच दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी की धारा अब बदलनी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी में और धाराओं को जोड़ना पड़ेगा, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना, नीतीश कुमार उसके सूत्रधार बने और जाति गणना बिहार में हुई। बिहार इस मामले में बड़ा अलग है, ये मैं फिर से एक बार चर्चा करना चाहूंगा कि बिहार अलग इस तरह है कि आप देख लीजिए कि उस समय भी जब नेहरू थे या जब इंदिरा गांधी थी या जब कांग्रेस मजबूत थी, तब भी बिहार में संवित सरकार की बात हुई। कर्पूरी ठाकुर से लेकर जगदेव बाबू, तमाम पिछड़े दलित समाज के जो नेता थे वो सब आगे रहे और आंदोलन हुआ। बिहार में सबसे ज्यादा इस तौर पे हुआ। उसके बाद जब लालू यादव का उदय होता है, पिछले 34 साल ले लीजिए, 34 साल से पिछड़ों का वहां शासन है, ये अक्सर चर्चा की जाती है। लालू प्रसाद यादव ने एक अलग किस्म की राजनीति की, उसके बाद नीतीश कुमार की समावेशी राजनीति मानी जाती रही। और कांग्रेस पार्टी के लिए भी वही है। नीतीश कुमार ने एक तरह से मैं कहूं कि रास्ता दिखा दिया। और सामाजिक न्याय और जाति गणना जब अब कांग्रेस ने पकड़ा है, तो ये आरएसएस के लिए सबसे बड़ा तनाव का सबब है। सब बीजेपी के लिए तो है ही, बीजेपी तो अलग पार्टी, वो उसको छोटा सा एक हिस्सा मानिए, लेकिन वैचारिक तौर पे कौन है? आरएसएस है। और आरएसएस को अब खतरा है, इसलिए आदित्यनाथ का बयान एक बार देख लीजिए कि वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये किसको कह रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे किसके लिए कह रहे हैं? लेकिन ये समझ में नहीं उनको आ रहा है कि ये जो दलित पिछड़ा वंचित समाज है वो अब जाग चुका है। बिहार की बात मैं थोड़ी सी और कर दूं कि बिहार में दंगे बहुत हुआ करते थे, कांग्रेस रिजीम में भी बड़े बड़े दंगे हुए। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव का शासन आया तो दंगों पे एक तरह से अंकुश लगा, और उसकी वजह यह मानी जाती रही कि यादव जाति जो है, जो सबसे ज्यादा संख्या वाली जात है, बहुत एग्रेसिव नोट पे रहा करती थी। तो लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम यादव गठजोड़ बनाया और उसकी वजह से दंगों पे बहुत कंट्रोल हुआ। नीतीश कुमार ने भी उसको बनाए रखा। हिंदूवाद के नाम पर जो आरएसएस ने या बीजेपी ने बिहार में करना चाहा, वो नीतीश कुमार ने करने नहीं दिया। तो बिहार एक ऐसी रणभूमि के तौर पे है जहां आप देख लीजिए कि बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए कभी आज तक, भले वो 20 साल में सत्ता में है नीतीश कुमार के साथ, लेकिन उनको अभी भी स्पेस नहीं मिला। इवन यहां तक देख लीजिए कि चिराग पासवान जो हनुमान कल तक बने हुए थे, वो आज बीजेपी और संघ के लिए तनाव का कारण बन गए। वो तमाम मसलों पर नीतीश कुमार और दूसरी पार्टियों से ज्यादा तेज विरोध कर रहे हैं। आज जो बिहार में जो तेजस्वी यादव ने जो सभा किया और जिसमें जातियों को लेकर के बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात है वो, और वो राहुल गांधी की उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें सामाजिक न्याय आता है, जिसमें जाति गणना आता है। फिर से महाराष्ट्र में आता हूं, महाराष्ट्र में भी जाति गणना की बात उतनी ही महत्वपूर्ण है। अजित पवार को आप याद कीजिए, अजित पवार ने कहा था कुछ महीने पहले कि बिहार में जो जाति गणना का जो
फार्मूला लाया गया है वो लाया जाए यहाँ पे। इसलिए कहा था कि मराठा का नेता माना जाते हैं अजित पवार। मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। और मराठा है कौन? मराठा किसान है। किसानों के प्रति इस सरकार का, संघ का क्या नजरिया रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये चोर दरवाजे से या कहिए गलत तरीके से प्लांट किया EWS। पिछड़ों में सबसे ज्यादा आक्रोश जो है इसी बात को लेकर के है कि आप जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनाया और 10% आरक्षण दिया आपने सवर्णों को। EWS कमजोर समाज के लिए नहीं दिया, सवर्णों का आरक्षण। और एक आरक्षण का जो सूत्र था, आरक्षण का जो बेस था कि आरक्षण जो है वो जातीय भेद को खत्म करने के लिए, उस पर आप बात नहीं करना चाहते। उस पर जब जाति गणना की बात राहुल गांधी करते हैं तो आप कहते हो कि ये जाति भेद पैदा कर रहे हैं। EWS क्या है? आप जो जाति भेद है उसको कमजोर करने के लिए आपने आर्थिक आधार गढ़ा और कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और 10% दिया। इन तमाम चीजों का जो बवाल है, चूंकि 50 से 60% पिछड़े हैं, उसमें दलित को मिला दीजिए, उसमें महिलाओं को मिला दीजिए, उसमें मुसलमानों को मिला दीजिए, उसमें आदिवासियों को मिला दीजिए, तो 90% लोग होते हैं। तो ये तमाम लोग जब मिलेंगे तो RSS कहां जाएगा? जो प्रशांत भाई कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं प्रशांत भाई, कि RSS के लिए अब जमीन बचाना छोड़ दीजिए, पगड़ी बचाना मुश्किल है। RSS की अब जगह इस देश में समाप्त होती है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र में जब शिवसेना अलग हुई तो RSS के लिए वो अलार्म था, क्योंकि RSS को यहां जमने में शिवसेना बने बड़ा रोल निभाया, बड़ी भूमिका निभाई। और अब जब शिवाजी की मूर्ति टूटी है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो शिवाजी की मूर्ति को लेकर के, चूंकि मराठा नेता थे, पेशवा, मराठा, ब्राह्मण, आप सब जोड़ लीजिए, बहुत समय नहीं है हमें उतना बताने के लिए, हम लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं। तो शिवसेना ने भी जो बीट लिया है, जो शरद पवार ने जो बीट लिया है, जो कांग्रेस ने बीट लिया है, अब पूरी राजनीति में आप गौर कीजिए कि RSS BJP अकेला पड़ता जा रहा है। अब इनके पास कॉर्नर होने के को अलावा कोई उपाय नहीं। अब हिंदू के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर अब जो है नफरत की राजनीति इनकी खत्म होने का टाइम आ गया। अब कितने दिन मोदी जी की सरकार चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मध्यावधि चुनाव नजदीक है। जी, मध्यावधि चुनाव नजदीक है, बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं धनंजय कुमार जी। लेकिन 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात। एक ये आप देखिए कि उधर बिहार में तेजस्वी यादव आज किस बारे में बात कर रहे थे? आरक्षण और जाति जनगणना के बारे में। यही बात इधर महाराष्ट्र में कौन कर रहा है? तो वो कर रहे हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे। यही बात उधर उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है? तो वो कर रहे हैं अखिलेश यादव। यानी राहुल गांधी जिन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ ही उनका साथ देते हुए, यानी इंडिया गठबंधन के साथ ही उनका राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आते हैं। यानी एकजुटता यहां पर है इंडिया गठबंधन के अंदर। और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जो कुछ चल रहा है, इन सब की चिंता उधर केरल में बैठे हुए 3 दिवसीय जो बैठक RSS की हो रही है उसमें चिंता जताई जा रही है। और इन तमाम मसलों पे जब आप चिंता जताते हैं तो राहुल गांधी का चेहरा सामने दिखाई देता है RSS के प्रमुख नेताओं को। तो क्या RSS के प्रमुख नेता इस दौर में जब चर्चा कर रहे हैं तो यहां ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का आखिर होगा क्या? आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी आएगी, अभी सरकार बनाएगी? बहुत ईमानदारी से जो जम्मू कश्मीर के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो साफ साफ कहेंगे नहीं होने जा रहा है। यानी बीजेपी जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लोग ही बताते हैं कि बहुत मुश्किल है डगरपन घट की, यानी बीजेपी का तीसरी बार हरियाणा में सत्ता पर काबिज होना बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्र चलिए, महाराष्ट्र में क्या दोबारा छीनी हुई सत्ता, महायुति की सरकार जिस पर अभी काबिज है बीजेपी, शिंदे, उधर पवार साहब के भतीजे अजित पवार, क्या दोबारा आएंगे? वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप चलिए झारखंड, कितने भी 5-5, कल ही प्रशांत टंडन जी बता रहे थे, 5-5 मुख्यमंत्री आज की तारीख में बीजेपी के कब्जे में हैं। उसमें एक नए नवेले चंपाई सोरेन भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी क्या बीजेपी ये मान के चल रही है कि झारखंड में वो सत्ता पे काबिज हो जाएगी जब भी चुनाव होगा? और अगर ऐसा रहता तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा उनका जो चुनाव आयोग है उनका, इसलिए कोटेड कह रहा हूं क्योंकि यही लोग कहने लगे हैं, तो चुनाव आयोग अभी तक घोषणा कर चुका होता अगर ऐसे ही विन विन सिचुएशन में रहते तो। और क्या बिहार में नीतीश बाबू अपने साथी बीजेपी को फिर से उस जगह पे पहुंचा पाएंगे जहां पे अभी नीतीश बाबू पलटी मार मार के पहुंच चुके हैं? वहां भी दिखाई नहीं देता। क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस के साथ
गठबंधन हो या नहीं हो, बीजेपी काबिज हो पाएगी अगले चुनाव में, यहां भी ना। यानी 6 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो फिर बीजेपी की हालत क्या होगी, इसकी चिंता केरल में हो रही है। और यह तब हो रही है जब अगले साल शताब्दी वर्ष मनाना है आरएसएस को। लेकिन चलिए एक एक करके बात करते हैं इन सब की। आते हैं पटना, चलते हैं बिहार, चलते हैं और हेमंत कुमार जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, आज जब तेजस्वी यादव के बयान को आप सुन रहे थे, भाषण लंबा चौड़ा बड़ा भाषण है, वो मैं पूरा नहीं लेके आया, लेकिन छोटा सा अंश आपने देखा और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं। आप ये दोनों शब्दों को किनारे कर दीजिए, आरक्षण को भी, जाति जनगणना को भी, लेकिन सामाजिक सुधार की, जब समाज में सुधार की बात आप करेंगे तो ये दोनों शब्द खुद ब खुद आपके साथ आ जाते हैं। और ऐसे में ये तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, जितने भी नेता हैं, प्रमुख नेता, एक सुर में जब बात करें तो क्यों नहीं डरना चाहिए नरेंद्र मोदी को। पटना चलते हैं हेमंत जी। राजीव जी, जाति जनगणना का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, लैटरल एंट्री का सवाल हो और कुल मिलाकर के सामाजिक न्याय का मसला हो, यह आज की तारीख में देश का कोर एजेंडा है ये। और इस एजेंडे से ही एक तरह से ये दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक विचारधारा है जिसमें पूरी तरह से कोई सामाजिक न्याय का कोई तत्व नहीं है, उसमें आप उसको अलग अलग ढंग से रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं। जो अल्पसंख्यक समाज है उसके खिलाफ जो आदिम क्रूरता जो सामने आती है, उस विचारधारा का ही रिफ्लेक्शन है, क्योंकि उसको जस्टिफाई करने की बात होती है। तो ये जो दो विचारधाराओं के बीच की जो लड़ाई है, एक विचारधारा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो वंचित समाज है, जो उपेक्षित समाज है, उसको तमाम शासन प्रशासन से लेकर के और निर्णयों में उसकी भागीदारी हो, उसको हिस्सेदारी मिले। ये सवाल आज का कोर एजेंडा बना हुआ है और वो सेंटर स्टेज पर यही है। और उसके जो बरक्स जो है, वो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, वो उस एजेंडे को लेकर के बीजेपी और आरएसएस इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ये धनंजय जी जो कह रहे थे कि आरएसएस के लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा हम लोगों को यह संयम दिखाना चाहिए कि आरएसएस अपने आप को बहुत चालाकी से, चतुराई से इवॉल्व कर रही है। वह अपने अब वो आप ये गिना करके कि चित्त पावन ब्राह्मणों की वह संस्था नहीं है, ये गिना करके आप बहुत कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। आज की तारीख में जिन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से कैसे समाज के उन कमजोर तबके के बीच से लोगों को एक तरह से वो पैदल सेना बना करके उसका इस्तेमाल कर रही है, इसको देखने की जरूरत है। आज तेजस्वी यादव ने जो बिहार में जो धरना पर वो बैठे पटना में, और उन्होंने जो सामाजिक न्याय के एजेंडे पर जितनी बात की, इसी बीच में एक बयान आया, एक इंटरव्यू आया न्यूज टीवी चैनल पर डॉक्टर संजय पासवान का, जो अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अब पिछड़ों के मुख्यमंत्री होने का टर्म पूरा हो चुका है, यानी कि लगभग 30-35 साल हो गए। अब जो है वो दलित को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना चाहिए, और मैं ये मांग लेकर के पूरे बिहार में घूमूंगा और जो एनडीए जो है, जो बीजेपी है, उससे अपील करूंगा आप दलित को मुख्यमंत्री बनाइए। और उन्होंने उसमें जितना मांझी की चर्चा की, कहा कि वो तो कुछ समय के लिए बने थे, लेकिन अब फुल फ्लेज्ड एक दलित मुख्यमंत्री चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ संजय पासवान का एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस की ओर से उसको पुश किया गया है कि उनको बनाना नहीं है दलित मुख्यमंत्री, लेकिन वो इस एजेंडे को इसलिए लाएंगे ताकि वो जो चीजें, जो सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को कैसे डाइल्यूट किया जाए। तो इसको इसलिए वहां पर एक दूसरे माध्यम से चर्चा के केंद्र में लाने की कोशिश चल रही है। तो इसको ये जो पूरा मूव है, उसको इस रूप में देखना है कि आप जिस तरह से आरएसएस काम कर रहा है, बीजेपी काम कर रही है, जिस ग्राउंड लेवल पर जाकर के वो काम कर रहे हैं लोगों को मोबिलाइज करने का, जो उनके अलग अलग मुख्यमंत्रियों का जो बयान आता है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो वो कहां तक जाकर उन चीजों को ले जा रहे हैं। तो आपको इसके मुकाबले में निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है, उस एजेंडे को नीचे तक ले जाना है।
अब तेजस्वी यादव की ओर से जो उनका कार्यक्रम आज घोषित हुआ है कि वो 10 तारीख से 17 तारीख तक बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं और इस एजेंडे पर पूरी बातचीत होगी। तो एक गुड साइन है कि आप इन एजेंडों को लेकर के नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ये जाना जरूरी है। बिहार में आज जो पूर्व मंत्री हैं श्याम रजक की वापसी हुई है इसमें जेडीयू में, लेकिन केसी त्यागी जी का इस्तीफा भी हुआ है। और इतना जिसको कहते हैं कि हम लोग अपने यहाँ भोरे भोरे जो ये सब हुआ अचानक, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी कि इतना सवेरे वो खबर आई और तुरंत उसको सोशल मीडिया पर वो सब खबर तैरने लगी और उस पर चर्चा होने लगी। तो वो अनायास नहीं हुआ है। वो जो चिराग पासवान जिस लाइन पर चल रहे थे उनको अभी जो चुप किया गया है, जैसे कि चिराग पासवान ने मांग, तो वहां हरियाणा में चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग चिराग पासवान की पार्टी क्यों? हेमंत जी एक बात बताइए कि केसी त्यागी को आखिर क्यों वो पद छोड़ना पड़ा? केसी त्यागी तो बिल्कुल बीजेपी के भी करीबी माने जाते हैं, नीतीश बाबू के भी करीबी माने जाते हैं, क्यों छोड़ना पड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद? सुबह सुबह ये खबर भी आई। देखिए, मुझे लगता है कि केसी त्यागी बहुत पोटेंशियल वो सामाजिक न्याय वाले धारा के नहीं है। वो जेडीयू में उसी धारे को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक तरह से बीजेपी और आरएसएस के करीब है, और कई मौकों पर जब नीतीश जी ने पलटी मारी है तो उसमें एक तरह से उनका भी रहा है। तो केसी त्यागी का फिलहाल जो तात्कालिक मामला है, जो केसी त्यागी के जो बयान आ रहे थे उन खास करके अग्निवीर को लेकर के, और उसके बाद फिलिस्तीन पर जो उनका जो बयान आया, इजराइल को हथियार आपूर्ति के सवाल पर, तो इसको लेकर के निश्चित रूप से बीजेपी और आरएसएस अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। और ये अभी नीतीश जी की ओर से ये इनको जो हटाया गया है, तो ये दिखाने की कोशिश है कि हम अभी बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। मैंने पहले भी अपनी चर्चा में कहा था, शायद आप ही के इस पर, कि चिराग पासवान को अधिक बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ स्टैंड लेने वाले हैं। वो अपनी जमीन बचाए रखने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वो तो एक पार्टी के नेता हैं, उनके पास सांसद हैं। लेकिन त्यागी जी की हैसियत तो यह है, राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान राहुल गांधी की खुले मन से तारीफ कर रहे हैं। वो करेंगे चिराग पासवान। मैंने कहा ना कि चिराग पासवान अभी जो अपना स्टेक बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो धीरे धीरे कुछ इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको एक झटके में कान पकड़ के नहीं निकाल दिया जाएगा। लेकिन उनके खिलाफ जो दबाव बनाने की कोशिश होती है, कि आप देखें कि 3 दिन पहले वो अमित शाह से भी मिलने के लिए चले गए थे, जिस समय चर्चा हो रही थी कि वो बहुत कुछ बोल रहे हैं और वो सीमा से बाहर जा रहे हैं। तो ये कोशिश जो हो रही थी उस पर विराम लगाया गया। वो चिराग पासवान राहुल जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उधर तो आपने स्मृति ईरानी को भी देखा होगा कि उन्होंने भी कैसी प्रशंसा की थी। तो ये एक ऐसा वक्त चिराग पासवान का महत्वपूर्ण है। देखिए, स्मृति ईरानी जो है आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, एक पूर्व सांसद उनके नाम के साथ चस्पा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन चिराग पासवान के साथ 5 सांसद हैं, यानी 5 सांसदों वाली पार्टी है। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात कि चिराग पासवान, ये सवाल इसलिए कर रहा हूं आपसे, आपके बाद फिर संजय जी के पास भी आऊंगा इसी सवाल के साथ, कि चिराग पासवान के पिताजी मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे। वो जाने जाते थे कि कब मौसम किधर जाने वाला है, मौसम बदल रहा है। हमारे बीच भी एक मौसम वैज्ञानिक हैं, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, जो बता देते हैं कि मौसम बदल रहा है। तो ऐसे ही मौसम क्या उधर भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है चिराग पासवान को भी, और इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं। चिराग पासवान को भी क्या ये लग रहा है कि 3 हमारे साथी उधर हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले चिराग पासवान ने होम मिनिस्टर यानी अमित शाह से भी मुलाकात की, तो उनको भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, उससे पहले इधर भी ठीक रखो उधर भी ठीक रखो। हेमंत जी राजीव जी, मैं जो कह रहा हूं कि ये सबको, जितने भी एलाइज हैं, उनको पता है कि मोदी जी आज की तारीख में उस स्थिति में नहीं है कि वो किसी एलाइज को या किसी गठबंधन के नेता को कान पकड़ के उनको बाहर कर दे। तो सबको पता है ये बात। तो आज की तारीख में चिराग पासवान जो रोल निभा रहे हैं, वह एक अभिनेता भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से बीजेपी को, मोदी जी को
थोड़ा डराते भी हैं, चौंकाते भी हैं और फिर अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। तो ये करने के पीछे ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो झारखंड में चुनाव है, चाहे बिहार में जो आगे चुनाव होने वाला है, तो उनको अपना एक स्टेक चाहिए उसमें। वो नहीं चाहते हैं कि सिर्फ जो मिल जाए उसी पर संतोष किया जाए, क्योंकि उनके भीतर उनकी पार्टी का भी एक दबाव है। और दूसरा कि जो अभी जो कुछ आरक्षण को लेकर के जो माहौल बना, उस लेटरल एंट्री का सवाल हो, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको लेकर के, तो जो उनका जो आधार है, जो जिस बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अच्छी खासी उसकी संख्या है और वो एकमुश्त उनको वोट उसका मिला है, तो उसको एक तरह से ये करना कि हम आपके साथ हैं और आप निश्चिंत रहें, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं आपकी बात भी रख रहा हूं। तो ये रखने की जरूरत वो महसूस करते हैं। दूसरी ओर कि अपने लिए स्पेस को थोड़ा और बढ़ाना है उनको, इस स्पेस को बढ़ाने के लिए वो ये बातें कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का जो वहां स्टेक है बिहार में, वो आज आप एक बात गौर करेंगे कि अभी के दौर में चिराग पासवान ने एक बार भी अपने आप को हनुमान नहीं बताया है कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। पहले वो लगातार कुछ इंटरवल पर इस बात को रिपीट करते रहते थे, लेकिन वो हनुमान वाली छवि से थोड़ा वो मुक्त होना चाहते हैं, ताकि क्योंकि हनुमान वाली जो छवि है उसमें सिर्फ आपको सेवा भाव से चरणों में पड़े रहना है, कुछ मांगना नहीं है, जो मिल जाए वो ले लेना है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि इससे ज्यादा कुछ हासिल करें। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि जो अभी राहुल गांधी की जो आपने चर्चा की, पहली बार ये क्योंकि राहुल गांधी ने जो अभी लिखा है एक्स पर जी, आवाज चली गई आपकी। जी हेमंत जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक डिस्कनेक्ट हो गया है। कोई बात नहीं, आते हैं, आप रिकनेक्ट कीजिए माइक को, थोड़ा आवाज आपकी चली गई है। संजय जी आपके पास आना चाहता हूं, और राहुल गांधी की तरफ जा रहे थे अभी हमारे साथी हेमंत जी, राहुल गांधी की तरफ भी आएंगे। और ये तार कैसे राहुल गांधी से जुड़ रहा है, कैसे बिहार का जो तार है वो भी राहुल गांधी से जुड़ता है, कैसे महाराष्ट्र का तार भी राहुल गांधी से जुड़ रहा है, कैसे केरल में आरएसएस की जो बैठक हो रही है उसका तार भी राहुल गांधी से जुड़ रहा है, कैसे अगर बटेंगे तो कटेंगे की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ और उनके साथियों का तार भी राहुल गांधी से जुड़ता है, कैसे ये दो राज्यों के अभी जो चुनाव की घोषणा, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी राहुल गांधी का प्रभाव दिखाई देता है। इन सब पे हम चर्चा धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि क्या संजय जी, चिराग पासवान या नीतीश कुमार, केसी त्यागी का आउट होना और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, ये सब कुछ भी उस दिशा की तरफ ही ले जाते हुए दिखाई दे रहा है जिस दिशा में राहुल गांधी की राजनीति, इस देश की राजनीति जो है वो उस राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई देती है। क्या चिराग पासवान को भी राहुल गांधी पसंद आने लगे हैं? उधर केसी त्यागी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और विपक्ष की बातों में सहमति जताते हुए पिछले दिनों नजर आ रहे थे, तो वो खटकने लगे और उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से हटा दिया गया, ये माना जाए। क्या कुछ है, और क्या बिहार में खासकर नीतीश बाबू और ये जो राजनीति, और जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी यहां पर धनंजय जी ने की है कि मध्यावधि चुनाव निकट है, क्या इसकी सुगबुगाहट भी वहीं बिहार से ही हम देखेंगे? क्या कुछ आप देखते हैं? मध्यावधि चुनाव की उम्मीद मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल काम है और जो जीत गया वो नहीं चाहेगा कि उसको फिर तुरंत इलेक्शन में जाना पड़े। तो ये इसकी व्यवस्था लोग कर लेंगे, और इंडियन पॉलिटिशियन इतने स्वार्थी तो है ही हैं, इसमें अब कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो वो नहीं, ये बात तो सिर्फ मोदी जी के लिए लागू होती है ना, विपक्ष के लिए थोड़ी लागू होता है। विपक्ष चाहेगा कि 240 की जगह इस बार 140 पे समेट दें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी में रहे, किसी को भी सपोर्ट कर रहा हो, वो पहले अपना फायदा देखता है। तो कोई नहीं चाहेगा कि वो इलेक्शन में जाए और हार जाए, और जीतने की गारंटी तो किसी को है नहीं। तो हारने का तो पता है कि कौन कौन हार सकता है, और कौन जीत ही जाएगा इसका तो पता नहीं है। तो और वो कुछ कर भी नहीं सकता है, जो जीत कर आने वाला है वो इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि भारी वो पड़ेंगे जो अभी सदस्य हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि चुनाव हो। तो इतनी व्यवस्था ये लोग कर लेंगे कि मध्यावधि चुनाव ना हो। सरकार गिरती है तो वो अलग चीज है, उस पर मैं आता हूँ। उसमें यह है कि अभी सरकार अगर नीतीश कुमार और तेलुगु देशम के समर्थन से चल रही है, तो जाहिर है कि उनको अपनी राजनीति भी देखनी है, और सिर्फ अभी की नहीं, माने चिराग पासवान की तो राजनीति अभी शुरू हुई है,
तो उनका अपना पूरा कैरियर है। और चिराग ये जानते हैं कि उनको, वो अगर सांसद हैं तो अब सांसद हैं या उनके साथ 5 सांसद और हैं, तो वो उनके दम पर नहीं है, सब उनके पिताजी की कृपा से है या पिताजी की राजनीति की मेहरबानी से है। और रामविलास पासवान के सांसद रहते हुए, मैंने वो सबसे ज्यादा वोट से जीते थे पहला चुनाव ही शायद, और उसके बाद अभी मैंने उनके निधन के कुछ साल पहले एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप किस जाति के हैं, तो वो हिचके और इंटरव्यूअर ने उनसे फिर पूछा कि बता ही दीजिए। और मुझे लगता है कि रामविलास पासवान जिस स्थिति में थे उसमें उनकी जाति का कोई मायने ही नहीं था, अगर वो बता ही देते तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन वो हिचक कर बताया उन्होंने, लेकिन हिचक कर बताया। तो बिहार में या रामविलास पासवान के लिए जाति की स्थिति वो है जो रामविलास पासवान को अभी भी परेशान कर रही थी, माने उनके निधन के कुछ साल पहले तक परेशान कर रही थी। और वो बहुत सहज नहीं थे जब उनसे पूछा गया कि आप किस जाति के। तो ये चिराग पासवान पर वो बात नहीं होगी, क्योंकि चिराग पासवान बचपन से वो सब नहीं देख रहे हैं, या बिहार में रहते हुए भी उन्होंने उसको भोगा नहीं होगा, क्योंकि वो उस जाति के होते हुए भी वैसे नहीं थे। परिस्थितियां उनके लिए बदल चुकी थी। मैं समझ रहा हूं आप जो कह रहे हैं, क्योंकि पिताजी ने जो संघर्ष किया, उनके पुरखों ने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष चिराग पासवान ने नहीं किया है, ये आप बताना चाह रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं इसमें कह रहा हूं कि चिराग पासवान को ये पता है कि सब होने के बावजूद वो किसी अपर कास्ट के कैंडिडेट की तरह कहीं से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो उनको रहना वही है, उन्हीं लोगों का वोट लेना है और उन्हीं लोगों के लिए काम करना है। अब अगर ऐसे समय में वो नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को सपोर्ट करते रहे, और बीजेपी जो कर रही है, और राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं या राहुल गांधी से जो उम्मीद है, तो उसमें ये चिराग पासवान को या चिराग पासवान के समर्थकों को भी अच्छी तरह से, मैंने उसमें अपने केसी त्यागी शामिल है, कि अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि अभी नरेंद्र मोदी का समर्थन करना या राहुल गांधी के साथ नहीं जाने का क्या मतलब है। और नहीं, लेकिन ये बताइए, केसी त्यागी का आप नाम ले रहे हैं, केसी त्यागी को प्रवक्ता पद से क्यों हटाया गया, उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा? बेसिकली ये बताने के लिए कि वो उसके साथ नहीं है, वो उस राजनीति के साथ नहीं है। जो राजनीति बीजेपी कर रही है या नीतीश कुमार कर रहे हैं या उनकी पार्टी कर रही है, वो एटलीस्ट केसी त्यागी उससे अलग हो गए हैं। और केसी त्यागी जिस स्थिति में है, जिस उम्र में है, हो सकता है उनको उसका बहुत पॉलिटिकल फायदा नहीं हो, लेकिन मोरालिटी भी तो कुछ होती है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो केसी त्यागी का ये कद है कि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं नहीं करता आपको समर्थन, और इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। वो चिराग पासवान नहीं कर सकते, या चिराग पासवान को उस स्थिति में आने में भी समय लगेगा। तो चिराग पासवान अगर खुलकर विरोध करें या नरेंद्र मोदी से अलग हो जाएं या खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करें, इसके लिए उनको अभी सोचना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा। वो केसी त्यागी के साथ नहीं था, केसी त्यागी ने वो फैसला जल्दी कर लिया, चिराग पासवान को टाइम लगेगा। लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें चिराग पासवान को फैसला करना ही पड़ेगा। तो वो, और जो फैसला करेंगे वो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या फैसला करेंगे, तो वो फैसला देर सवेर होगा। अब चिराग पासवान को साथ रखने के लिए बीजेपी कुछ कर लेगी या कर पाएगी, इसकी उम्मीद नहीं है। अगर बीजेपी या नरेंद्र मोदी कुछ कर, वो सिर्फ बातचीत से नहीं होगा। मतलब ये नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह बुला के बोलेंगे हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे तो उसको रह जाए। वो चिराग पासवान को देखना होगा कि पॉलिटिकली उनको कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। तो अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करते रहेंगे तो उनको पॉलिटिकली नुकसान होगा। और जब तक कि बीजेपी की नीति ऐसी कुछ नहीं होती है जिसमें वो बीजेपी के साथ रहना जस्टिफाई कर सके या कांग्रेस के साथ नहीं जाना जस्टिफाई कर सके, तभी तक वो बीजेपी के साथ रहेंगे, वरना देर सवेर उनको छोड़ना ही पड़ेगा। और जिस ढंग से चुनाव आते ही सांप्रदायिक हिंसा होने लगती है, और जाति हिंसा का बिहार में कम से कम जो हाल है, जाति राजनीति का, हिंसा नहीं कहूंगा मैं, तो राजनीति कहना चाहिए, जाति राजनीति का जो बिहार में हाल है, उसमें बीच बीच में रह करके नहीं। चलिए जरा यूपी के रहने वाले हमारे अमलेंदु जी से जरा पूछता हूं कि यूपी में जाति आधारित राजनीति का क्या हाल है, जरा इनसे पूछ लेते हैं। संजय जी, बिहार की बात तो हम कर ही रहे हैं, अमलेंदु जी जरा यूपी में, क्या यूपी में भी बिहार वाला हाल है? क्या यूपी में जाति आधारित बातें, राजनीति नहीं है? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यही सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं कि केसी त्यागी ने खुद स्वतःस्फूर्त अपनी इच्छा से अपने पद को त्याग दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया होगा? क्या
केसी त्यागी की राजनीति, क्या तेजस्वी यादव की राजनीति, क्या नीतीश कुमार की राजनीति? देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों बैसाखियां हैं, दोनों सहयोगी दल हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, और इसलिए इन दोनों का अगर कहीं थोड़ा सा भी अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ इनके मूड में, मौसम वैज्ञानिक हैं ही ये लोग, दोनों हैं, आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार भी है मौसम वैज्ञानिक, और दोनों के दिमाग में अगर कुछ ऐसी चीज चल रही है तो फिर तो आगे क्या होगा ये बता ही सकते हैं, सब जान सकते हैं। इसलिए अमलेंदु जी जरा जाति आधारित राजनीति से बिहार तक आइए। राजीव जी, अब तो जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, जाति आधारित राजनीति उत्तर प्रदेश में भी है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, और यूपी और बिहार दोनों जाति आधारित राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं। तो जाति आधारित राजनीति यहाँ भी है। बाकी ये है कि कौन कितना अच्छे से जातिगत समीकरण फिट कर लेता है और कौन अच्छे से सोशल इंजीनियरिंग कर लेता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर मंडलवादी दलों को शिकस्त देती रही है तो वो अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ही अब तक शिकस्त देती रही, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ना ब्राह्मणों ने बना दिया और ना बना दिया, वो दलितों पिछड़ों के वोटों से ही उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, जब भी आई, चाहे वो कल्याण सिंह के समय में आई हो, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी योगी आदित्यनाथ चिरा नहीं थे, तब केशव प्रसाद मौर्य चिरा थे। तो जाति आधारित राजनीति यहाँ भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले सोशल इंजीनियरिंग अच्छे से की, अब आकर के उसकी सोशल इंजीनियरिंग ध्वस्त इसलिए हो गई क्योंकि राहुल गांधी ने जो एजेंडा रखा वो सोशल इंजीनियरिंग से आगे का एजेंडा था। राहुल गांधी ने इस बात को समझ लिया कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे जिस बात को किया जाता है, सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़ों और दलितों को ये सोशल इंजीनियरिंग ही पहुंचाती है, क्योंकि इसके जरिए समाज के कुछ लोग जो है वो तो सत्ता पे काबिल हो जाते हैं, लेकिन पूरे समाज का उससे सबसे ज्यादा अहित होता है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सवर्णवादी राजनीति है उससे फायदा एक बड़े समूह को होता है जो कि सवर्ण कहे जा सकते हैं। इसको जता वो राहुल गांधी ने समझ लिया, और राहुल गांधी ने जो एजेंडा सामने पेश किया उसमें भारतीय जनता पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग का गणित जो था वो गड़बड़ा गया। तो ये गड़बड़ाया जो गया तो वो एजेंडे के सामने गड़बड़ा गया, और एजेंडा राहुल गांधी ने स्पष्टता के साथ रखा, जिसको कि मंडलवादी दल भी जो थे वो सामने स्पष्टता के साथ नहीं रख पाते थे, और कहीं ना कहीं कभी फरसा चलाने लगता था, कोई हाथी को गलेश बनाने लगता था, यानी वो एजेंडे से भटक जाते थे और वो भी सोशल इंजीनियरिंग तक सिमट के रह जाते थे। तो ये तो राजीव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो राहुल गांधी का एजेंडा चला उसके जरिए जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार मिली है उसका परिणाम ये रहा। अब जहां तक केसी त्यागी का सवाल है राजीव जी, वहां दो तीन चीजें हो सकती है। एक तो केसी त्यागी, शरद यादव और मोहन प्रकाश, ये तीन बड़े नेता जो समाजवादी हुआ करते थे एक समय में राजीव जी, ये दिल्ली में एक साथ रहा करते थे, और केसी त्यागी चले गए नीतीश कुमार के साथ में, शरद यादव भी गए थे, नीतीश कुमार फिर अलग हो गए, मोहन प्रकाश भी थे फिर बाद में अलग हो गए, मोहन प्रकाश कांग्रेस में हैं। केसी त्यागी की नजदीकियां अब इधर आके जब से ललन सिंह जो थे वो बने मिनिस्टर, उसके बाद से केसी त्यागी की नजदीकियां जो हैं वो समाजवादी खेमे से पड़, और जो इजराइल को लेकर के राजीव की बैठक हुई थी उस बैठक में दो लोगों के नाम बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो जो समाजवादी पार्टी के सांसद है जावेद अली खान उनका, और प्रोफेसर मनोज झा जो आरजेडी के हैं वो भी उस बैठक में मौजूद थे। उसके बाद वो संयुक्त पत्र जो था वो जारी हुआ, यानी कि केसी त्यागी को समझ में आ गया था कि केसी त्यागी एक तो राजीव जी बिहार से नहीं आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उत्तर प्रदेश से भी वो केवल एक बार सांसद चुने गए हैं, एक बार दूसरी बार चुनाव लड़े थे बीजेपी के समर्थन से ही जनता युवा टिकट पे, तो चुनाव हार गए थे। तो ये समझ में आ गया कि उनको कि चूंकि वो बिहार से नहीं आते हैं तो नीतीश कुमार अब शायद उनको उस तरीके से भाव नहीं देंगे जिस तरीके से ललन सिंह को दिया जा रहा है, और अगर ललन सिंह की शायद नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार शायद थोड़े से समाजवादी जो उनके अंदर पक्ष था वो शायद निकल कर बाहर आ गया, तो बीजेपी से नजदीकियां भी वो काम में नहीं आने लगी। तो ये दूसरा एक ये भी जो है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध कैसे हो कैसे नहीं हो ये आगे जाके तय करेंगे, और वो भी शायद उहापोह की स्थिति में है। लेकिन फिलहाल बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं कि हम अभी जो है वो आपसे कोई टकराव मूल्य लेना नहीं चाहते, और इसके पीछे समझा जाता है राजीव जी कि नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव जल्दी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव जल्दी हो तो कुछ ठीक ठाक स्थिति उनकी बन जाए, अभी जो स्थिति है उससे उबर कर आए, और फिर विधानसभा चुनाव के बाद जब स्थिति बने तो फिर वो मोल भाव की स्थिति में ज्यादा हो, चाहे इंडिया गठबंधन से हो चाहे वो बीजेपी से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अंदर जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। इधर जो जिस तरीके पासवान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की लगी थी, और नीतीश कुमार भी
उनकी उनकी जो थी वो दिव्य शक्ति जो है उनका वो जागृत हो गई और उन्होंने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी कोई खेल कर सकती है, तो उन्होंने तीर कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिए। तो बहुत सारे संदेश नीतीश कुमार। चलिए अमलेंदु जी आते हैं, बात करेंगे। आपकी आवाज़ बीच में कट रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा, रोकना चाहता हूँ आपको। बात महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कट रही है आवाज़, तो हमारे दर्शकों को भी तकलीफ होती है। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें हमारे तमाम साथियों आप भी रख चुके हैं शुरुआती दौर में, लेकिन अब ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं और इसके तार जो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, देखिए हर तरफ से राहुल गांधी की राजनीति की तरफ हम देख रहे हैं कि नजरें निगाहें जो हैं उधर ही जा रही हैं, चाहे आरएसएस हो या क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के साथ हो या वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ हो, सत्ता पक्ष के साथ हो। अब ऐसे में देश की राजनीति किस दिशा में जाती हुई, और यहाँ से आरएसएस की जो चिंता है कि आने वाले समय में बीजेपी, अगर यही हाल रहा तो बीजेपी की पूरी लुटिया गोल हो जाएगी कि कौन सा राज्य बचेगा फिर। अभी 6 राज्य तो उसके हाथ में आ नहीं रहे। प्रशांत जी, देखिए, राहुल गांधी का आज का ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा की मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में उन्होंने ट्वीट किया है। पहली बात को उन्होंने बहुत साफ कोई अल्पसंख्यक वगैरह नहीं लिखा, कोई विशेष समुदाय नहीं लिखा, उन्होंने साफ लिखा मुसलमानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं जी। ये एक महत्वपूर्ण पोजीशन है जो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जैसे नेता ने ली है। इस बात को समझना चाहिए कि इस बात को कहने के लिए एक बड़ी हिम्मत चाहिए। आमतौर पर लोग बड़ा उसको पॉलिश करके शब्दों को लिखते हैं, अल्पसंख्यक, विशेष समुदाय वगैरह वगैरह। राहुल गांधी ने वो सब छोड़कर उसके छिलके उतार दिए और साफ लिखा कि मुसलमानों के खिलाफ जो है हमले हो रहे हैं। दूसरा, उनका बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट में एक शब्द है, भीड़ की शक्ल में नफरती तत्व, यानी वो भीड़ नहीं है, भीड़ की शक्ल में नफरती तत्व है। कौन है नफरती तत्व? इनका मास्टरमाइंड कौन है, जिसकी बात मैं पहले कर रहा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन राहुल गांधी ने ली है। दूसरी बात, केसी त्यागी की बात हो रही थी जी। 2 प्रमुख वजह है, हमारे मित्रों ने बात कर दी है और मैं हेमंत जी की बात से सहमत हूँ। केसी त्यागी की राजनीति के बारे में उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, उनका झुकाव थोड़ा रहता है दक्षिण पंथ की तरफ, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल जो उनका इस्तीफा हुआ है उसमें भी राहुल गांधी है। 19 अगस्त को उनका बयान आया लेटरल एंट्री पे। क्या बयान था वो? विपक्ष के हाथ में सरकार हथियार पकड़ा रही है, इस तरह तो राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे जी। ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि इस तरह तो राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे, ये उनको भारी पड़ा। ये नीतीश कुमार और केसी त्यागी के बीच में नहीं हुआ है, ये बीजेपी से दबाव बना है कि आप इनको हटाएं। जहां तक बात फिलिस्तीन के जो वो टर्किश एक सांसद आए थे और उनको लंच देने की बात है, क्या कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के जावेद अली के साथ, तो वो मोहम्मद मकराम बलवी जो लीग ऑफ पार्लियामेंटेरियन है वो टर्की से आए थे, वो फिलिस्तीन को लेकर अभियान दुनिया भर में चलाते हैं। केसी त्यागी फिलिस्तीन के मामले, फिलिस्तीन के अभियान से बहुत शुरुआती दिनों से जुड़े हुए हैं। वो उनका एक व्यक्तिगत अभियान है, उसका पार्टी लाइन से कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी और सरकार का फिलिस्तीन और इजराइल में अलग अलग मत है। सरकार यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ वोट देती है, इस बात को हम लोग समझ लें। बीजेपी भले कुछ करे फिलिस्तीन के मामले पे, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ वोट देती है फिलिस्तीन के मामले पर। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं,
2015 में यूनाइटेड नेशंस के कैंपस में राजीव जी फिलिस्तीन का झंडा है आज की तारीख में। फिलिस्तीन पूरा मेंबर नहीं है, उसका झंडा है उस कैंपस में। झंडा किसने लगवाया, कब लगा? झंडा 2015 में लगा यूएन के कैंपस में फिलिस्तीन का। और झंडे का प्रस्ताव किसने मूव किया यूएन में? नरेंद्र मोदी सरकार की अध्यक्षता में भारत ने। नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन का झंडा लगवाया यूनाइटेड नेशंस में। तो बीजेपी का फिलिस्तीन पे मत और दूसरा इनका मत अलग अलग है सरकार का। और ऐसे और यही हाल उधर रूस और यूक्रेन के बीच भी हुआ था। आप याद कीजिए पिछले दिनों यूक्रेन के पक्ष में जब वोटिंग का प्रस्ताव आया तो भारत खुद को अलग कर लिया। यही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है, अभी जब नरेंद्र मोदी वहां से लौट के आए हैं तो, कि साथ नहीं दिया भारत ने। रूस के साथ है भारत जी। उसकी बहुत सी लेयर्स है। यूक्रेन और रूस और मोदी और अमेरिका और वगैरह की, उस पर एक अलग डिस्कशन की आवश्यकता है, जिसमें कि जो आमतौर पर मीडिया में नहीं आ रहा है। तो उस पर भी हम लोग कभी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में हुआ क्या। मोदी जी जो वॉर रुकवाने वाले पापा बने हुए हैं वो क्यों है, कौन बना रहा है इनको, वो एक अलग से डिस्कशन की मांग करता है। महाराष्ट्र में राजीव जी जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवाजी का मामला बहुत आगे बढ़ गया है और शिवाजी पे हिंदू मुसलमान नहीं काम आएगा। धनंजय जी मुंबई बैठे हुए हैं, मैं भी रहा हूँ मुंबई में, और ना भी रहा हूँ तो भी महाराष्ट्र शिवाजी देश का एक अभिन्न अंग है। और उनकी जो राजनीति थी शिवाजी की, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था, उसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। उनके 13 कमांडर मुसलमान थे, उनका नेवल चीफ मुसलमान था जी। वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा आंदोलन जो शिवाजी की मूर्ति के गिरने का है वो संभाजी ब्रिगेड चला रही है। वो उससे ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। और वो आंदोलन महाराष्ट्र में गांव-गांव जा रहा है। शिवसेना का तो उस पे है ही राजनीति का उनका जय घोष या सब कुछ उनका शिवाजी से है, लेकिन उसमें बड़ा आंदोलन ऑलरेडी खड़ा हो गया है। तो मोदी जी की माफी या उसमें बीच में हिंदू मुसलमान घुसेड़ने से कुछ नहीं होगा। और इलेक्शन में वहां पे अब सबसे बड़ा मुद्दा यही बनेगा, कैसे मूर्ति गिर गई, लोगों को ये समझा नहीं पाएंगे। देखिए एक बहुत शानदार तस्वीर देखिए, आप जब चर्चा कर रहे हैं स्क्रीन पे जो एक तस्वीर चल रही है, ये जूते हाथ में, आज जूता मारो जो आंदोलन आज चल रहा था, और सबसे पहले जूता मारते हुए कौन दिखाई दे रहा है? ये तस्वीरें 3 तस्वीर है और बीच में शिंदे हैं। और ये देखिए ये जो हैं ये उद्धव ठाकरे हैं और जूता मार रहे हैं शिंदे के ऊपर। ये है महाराष्ट्र की राजनीति। थोड़ा बस इस तस्वीर को दिखा रहा हूं, आप अपनी बात जारी रखिए प्रशांत जी। मैं अगर कोई जो है प्रतापगढ़ फोर्ट देखने कभी गया होगा, मैंने देखा है उसको, वो किला शिवाजी का, उस किले में एक मूर्ति है शिवाजी की, घोड़े के ऊपर चढ़े हुए, तलवार लिए हुए। वो मूर्ति का अनावरण किसने किया था राजीव जी? पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1957 में। वहां भी 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है। वो मूर्ति अभी भी खड़ी हुई है। ये मूर्ति में मैं कहूंगा राजीव जी की किसी गलती नहीं है। आप किसी भी कंसल्टेंट पे, किसी भी कलाकार पे, मूर्तिकार पे अगर आप ये दबाव डाल दोगे
भ्रष्टाचार होंगे उसमें, मैं उसकी बात उस पर नहीं जा रहा हूं जी। लेकिन अगर आप इतना दबाव डाल देंगे इतनी कठिन टाइमलाइन का, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो शिवाजी की प्रतिमा हो, अगर आप इतना दबाव डालेंगे कि चुनाव से पहले इसका उद्घाटन करना है, इसका इवेंट बनाना है, हर चीज के एक प्रोसेस होता है, उसके मजबूती का, उसकी सीमेंट का, सब चीज का एक प्रोसेस होता है। तो ये तो लगातार है ना प्रशांत जी, ये तो लगातार है। आप देखिए राम मंदिर का उद्घाटन, आप देख लीजिए संसद भवन का उद्घाटन, और आप छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू का उद्घाटन, सब में कहीं ना कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन, पूरा नहीं, हाँ, समय से पहले इवेंट बनाने के चक्कर में। तो इसमें मैं दोष नरेंद्र मोदी का दूंगा, किसी का दोष नहीं है ज्यादा बड़ा, क्योंकि आपने इतनी कठिन डेडलाइन अगर रख दी है तो उसमें वो शॉर्टकट अपनाएंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, उनके ऊपर दबाव है प्रधानमंत्री को उसका उद्घाटन करना, इस तारीख को उसको कंप्लीट करो। ये बात भूल जाते हैं कि इस मूर्ति को हम जो बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये अगले कम से कम 500 साल खड़ा रहे। कैसे मूर्तियां खड़ी हुई, कितने कितने सैकड़ों साल से, कितने कितने दशकों से जो बनी हुई है मूर्ति, चाहे वो बुद्ध की मूर्ति हो हुसैन सागर में, या तमाम ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो लगी हुई हैं। ये जल्दबाजी जो है, ये नरेंद्र मोदी का इवेंट मैनेजमेंट इसका दोषी है। और इस बात को महाराष्ट्र के चुनाव में ये बात आएगी, आ चुकी है जी। केवल सीना चौड़ा करके माफी मांगने से काम चलेगा नहीं। बिल्कुल। अब इस चक्कर में देखिए कि महाराष्ट्र के चुनाव कितना डिले होते हैं, क्योंकि हरियाणा के चुनाव बढ़ाया गया, चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया, तो बीजेपी वहां से भी कहेगी कि अब बढ़ाओ। कितना डिले कर लेंगे, 6 महीने और उससे ज्यादा क्या एक लिमिटेशन है और आखिरी समय सीमा है, उस संवैधानिक प्रक्रिया, बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको चुनाव आयोग को भी करना पड़ेगा। बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया, और खासकर अभी तो डेमोक्रेसी ही है अपने देश में, इसलिए भी इस संवैधानिक, और 400 पार का नारा भी इस बार बुलंद नहीं हुआ है कि डेमोक्रेसी को भी खत्म कर दें आप, तो संविधान को बदल दें, ये भी नहीं है। तो आपको संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा और उसके तहत आज नहीं तो कल चुनाव महाराष्ट्र में भी करवाना होगा। और कब तक आप डर कर चुनाव को आगे बढ़ाते रहेंगे? चलिए देखते हैं कहां तक ये गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप राहुल गांधी के उस ट्वीट से रख रहे थे, उस ट्वीट को दोबारा लेके आइए। उस ट्वीट में क्लियर कट राहुल गांधी जो बात लिख रहे हैं, और कहा जाता था कि राहुल गांधी मुसलमानों को लेकर यहां संजीदा क्यों नहीं है, लेकिन जबकि लगातार मैं कह रहा हूं कि पहले भाषण से जब वो एलओपी बने हैं उस समय से लेकर अभी तक राहुल गांधी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है। वो इधर उधर राजनीति में और कई बार कह चुके हैं कि भले चाहे कई मसले ऐसे हैं जिस पर उनको राजनीतिक रूप से हानि हो सकती है, घाटा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए। और लिख रहे हैं, देखिए राहुल गांधी लिखते हैं, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार में इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। यही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर या बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। ये बात यहां राहुल गांधी जो कह रहे हैं, इससे समझने की जरूरत है कि देश की राजनीति किस दिशा में जा चुकी है। यहां ले जाने वाली अब बात नहीं है, बल्कि देश की राजनीति अब किस दिशा में जा चुकी है। और उसमें राहुल गांधी अगर खुलकर शब्दों का प्रयोग, उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए देश के राजनेता जो हैं वो कई बार
थोड़ा सा ठिठक जाते थे, रुक जाते थे, ठहर जाते थे। लेकिन अब क्यों हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर चर्चा जरूरी है। धनंजय जी कैसे देखते हैं इसको, और कैसे इस तार को आप जोड़ते हैं? आवाज नहीं, अनम्यूट कीजिए प्लीज। धनंजय जी दोबारा जुड़िए। अभी आ रही है, अभी आ रही है, हाँ, अभी आ रही है, आ रही जी प्लीज। ये बड़ा उल्टा हो जाता है, मैं यहाँ माइक बंद करता हूँ तो आपके यहाँ आवाज आती है, जबकि बाकी जगह माइक खोलता हूँ तो आवाज आनी चाहिए। पता नहीं, खैर ठीक है जी खैर ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये महाराष्ट्र की घटना है जिसका उन्होंने जिक्र किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी में एक और अच्छी बात मैं देखता हूँ, आमतौर पे क्या हो गया है, हालांकि मोदी जी ने उसको पराकाष्ठा पे ला दिया, नेता बहुत सच बोलने से, कड़वा सच बोलने से अक्सर बचते हैं, और नेता कोशिश करते हैं कि उस बात को जो है थोड़ा सा शालीन तरीके से, या कहिए कि थोड़ा छुपा करके, थोड़ा बचा करके बोला जाए। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में झूठ बोला है, खोल करके एकदम नंगा झूठ, उसमें पब्लिक को ये लगता है कि अरे यार इतना तो सच बोला जाना चाहिए, इतना तो सच बोला जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने वो समझ लिया है, वो भाषा सीख ली है, और ये जन भाषा है। हम लोग भी जिस तरह से बात करते हैं तो आप अल्पसंख्यक और फलाना और ढेगाना वो सब बात नहीं कर पाते, हम लोग स्ट्रेट बात करते हैं। जातियों पर बात कर रहे हैं समझिए तो बड़े खुल करके हम बात कर रहे हैं कि इन जाति के, इन जाति के, इन जाति के क्या ये हुए, और जाति गणना जो हुई है वो तो साफ बातें हो रही है उसमें। तो अब एक और बात मैं ऐड करूं कि जो चिराग पासवान और उनका जो ऐड कर रहे थे, जब बात हो रही थी दोनों नेता पर, जो केसी त्यागी जी हैं, केसी त्यागी जी के साथ बिल्कुल वही हुआ जो कह रहे हैं प्रशांत भाई, कि बीजेपी की तरफ से उनको इशारा हुआ नीतीश कुमार जी को कि भाई जरा इनको ठीक कीजिए, क्योंकि संजय झा हो या ललन सिंह हो, दोनों बीजेपी के पिच पर है, और अभी नीतीश कुमार सीधे सीधे टकराना नहीं चाहते। नीतीश कुमार के लिए अब थोड़ी चीजें मुश्किल है, जैसे पहले हुआ करती थी, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी ससुराल चले गए, कभी घर आ गए, या कभी ऑफिस चले गए, कभी घर जा गए, वैसी स्थिति अब रही नहीं। नीतीश कुमार जी को भी अब राजनीति देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो उन्होंने जिस तरह की राजनीति से अपनी शुरुआत की, जिस तरह की राजनीति में पले बढ़े, और जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, और जिस तरह का इशारा उन्होंने किया सामाजिक न्याय को लेकर के, या जाति गणना को लेकर के, या स्त्रियों को लेकर के, स्त्रियों के तौर पे भी अगर देख लीजिए, मुस्लिमों के तौर पे देख लीजिए, समावेशी राजनीति के सबसे अच्छे उदाहरण है अभी फिलहाल नीतीश कुमार। लेकिन उन्होंने खुद कई रास्ते बंद कर दिए, तो अभी वो ये विचार कर रहे हैं कि इस राजनीति में वो अपनी जगह कैसे बनाए। जगह इसलिए जो चिराग पासवान का भी जो स्टैंड है, चिराग पासवान रामविलास पासवान के फाइनली उनके एजेंडे पे वो धीरे धीरे लौट रहे हैं। और गौर कीजिए, जिसे मौसम विज्ञानी कहा जाता था उनको, रामविलास पासवान को, चिराग पासवान पूरे बीजेपी वाले हो गए थे, लेकिन वो पलट रहे हैं, तो समझ लीजिए मौसम विज्ञान है उनका, उनको पिताजी का ज्ञान वो आ गया कि बेटा आपको मौसम का ध्यान रखना है। और अभिषेक बनर्जी का भी वो लाइन ध्यान में रख लीजिए, जिसके बाद जो है कलकत्ता में कितना बड़ा हंगामा अभी तक चल रहा है कि मौसम बदलने वाला है, कृपया पेटी बांध ले। तो ये सब पता चल रहा है, और आने वाली राजनीति, अब जा चुकी राजनीति, हो रही राजनीति मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही। अब राजनीति है, आने वाली राजनीति क्या है। और इसीलिए मैंने मध्यावधि चुनाव की बात की थी कि आने वाली राजनीति जाति जनगणना और सामाजिक न्याय है, उसी पे राजनीति होगी आने वाले 20-25 सालों तक। अब इस राजनीति में संघ अपना स्पेस कैसे बनाता है, जैसा हेमंत जी कह रहे थे कि वो जो है डॉक्टर जो नेता है हमारे पासवान जी, उनको लेकर के कहा जा रहा है कि दलित मुख्यमंत्री बनेगा। संभव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस भी दलित मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकती है, लेकिन दलित मुख्यमंत्री बना करके क्या वैसा ही काम करेगा संघ? क्या वैसी ही राजनीति करेगी बीजेपी, जैसा ओबीसी प्रधानमंत्री बना के किया, जैसा आदिवासी राष्ट्रपति बना के किया? कि बताइए कि आदिवासी राष्ट्रपति बना करके, दलित राष्ट्रपति बना करके 10 सालों में बीजेपी ने आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए क्या किया? एक काम बतलाइए। 10 साल से प्रधानमंत्री ओबीसी बने हुए हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा, हमारी सरकार में ओबीसी नेता है, ओबीसी को मंत्री बनाया है। 10 सालों में ओबीसी के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया? एक काम बतलाइए। लेकिन मैं 2 काम बतला देता हूं जिसमें उन्होंने सवर्णों के लिए किया है, संघ के लिए किया है। मंदिर छोड़ दीजिए, 370 भी छोड़ दीजिए, लेटरल एंट्री और जो ये सवर्णों के लिए जो उन्होंने लाया,
वो आरक्षण ईडब्ल्यूएस और लेटरल एंट्री दोनों संघ के लिए किया है। 10 सालों में आपने चेहरा भले बनाया ओबीसी को, दलित को, लेकिन कहीं उनको स्पेस दिया नहीं। ये समाज जो है, दलित पिछड़ा समाज जो है, इसको समझता है। और मुसलमानों के साथ जिस तरह से आप कर रहे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो या हरियाणा हो या कोई प्रदेश हो, सबको पता है कि सारे धर्मों में, सारी जातियों में अच्छे बुरे लोग हैं। मुसलमान भी बुरे हैं, मुसलमान भी लेकिन अच्छे हैं, ये भी समझना पड़ेगा। हिंदू भी बुरे हैं, हिंदू सारे अच्छे हैं। ये हिंदुओं का इतिहास तो सारे बुरों, कितना बुरों का इतिहास रहा है। जाति भेद जितना किया आपने, आज भी कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं आ रही है, औरतों को कैसे बांध करके सरेआम सड़कों पे मारा जा रहा है। वो क्या है? औरतों के साथ क्या रवैया रहा हिंदू समाज का? जी, जननी जन्मभूमि से कर देते हैं, लेकिन करते क्या है आप? औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं? तो मुझे लगता है राहुल गांधी जिस राजनीति को लेकर के आगे बढ़े हैं, राहुल गांधी की भूमिका मैं इसलिए मानता हूं कि राहुल गांधी ने उसको मेन स्ट्रीम में ला दिया। बाकी रीजनल तौर पे रीजनल पार्टियां करती रहती थी, जाति की बात, फलाना की बात, दलितों की बात, पिछड़ों की बात। राहुल गांधी ने इसको किया तो राष्ट्रीय फलक पे आ गया और ये देश का विचार बन गया। ये सबसे बड़ा योगदान है राहुल गांधी का भारतीय राजनीति में। जब आगे लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा। नीतीश कुमार का, जगदेव बाबू का, कर्पूरी ठाकुर का, सबका योगदान अलग अलग है, लेकिन राहुल गांधी का योगदान इसलिए माना जाएगा कि राष्ट्रीय फलक पे, राष्ट्रीय मंच पर पहली बार जाति गणना को, सामाजिक न्याय को या समाजवादी राजनीति को जगह दी गई, दलित पिछड़ों को मंच पे लाया गया। मैं एक लाइन खाली और कर दूं, लगातार जो है संविधान सम्मान समारोह हो रहे हैं, हमारे एक साथी हैं जो उसको लीड कर रहे हैं। उसमें राहुल गांधी लगातार क्या कह रहे हैं, जैसे अभी पिछले दिन प्रयागराज में हुआ, वो मंच पर जब बैठे थे तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि अरे ये तो ब्राह्मणों से ही फूल दिलवा रहे हैं, ब्राह्मणों को ही ला रहे हैं, ये काहे का दलित पिछड़े जाति गणना की बात कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि मंच पे एक सवर्ण आदमी बैठा हुआ नहीं था। मंच पे सारे बैठने वाले लोग ओबीसी दलित समाज के लोग थे। सामने मंच के सामने जो दर्शक दीर्घा है उसमें बैठने वाले जरूर सारे लोग थे जो सवर्ण समाज के होते हैं, जो या कांग्रेस में नेता है। या अभी देख लीजिए जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरीज बनाए गए हैं नए, उसमें कितना भारी समावेशी राजनीति का उसमें झलक मिलती है कि उसमें दलित हैं, उसमें पिछड़े हैं, उसमें मुस्लिम हैं, उसमें सवर्ण भी हैं। नीतीश कुमार समावेशी राजनीति को लेकर के चलते रहे। बहुत अच्छा लगता है कि जब शरद यादव है या जो नीतीश कुमार है या जगदेव बाबू है या कर्पूरी ठाकुर है या जो इवन नेहरू जी, इवन इंदिरा गांधी जी, दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो वो तमाम लोगों ने समावेशी राजनीति की बात की और वो राजनीति ही अब आने वाले समय में मूल धारा है। जी बिल्कुल वही कह रहा था कि अगर मंच पे अगर सवर्ण भी बैठा है और वो अगर दलितों, आदिवासियों, वंचितों, ओबीसी इन सब की बात कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? करना भी चाहिए। और इन लोगों को सबसे पहले सोचने की जरूरत है कि आखिर समाज के ऐसे तबके को आगे कैसे लाया जाए। ये जो 10% जो हैं, 90% की बात आप बता रहे थे, लेकिन जो 10% हैं समाज में, उनको भी सोचना पड़ेगा कि कैसे समावेशी समाज बनाया जाए। हेमंत जी, बहुत गहरी चर्चा हम करने लगे और उसमें राहुल गांधी, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे या हमारी पार्टी को जाति जनगणना के नाम पर और इस मसले पर, इस मुद्दे पर अगर हानि भी हो, घाटा भी हो, तब भी मैं इस मुद्दे को छोड़ूंगा नहीं। कैसे इसको देखा जाए? राजीव जी, जिस तरह राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये सामाजिक न्याय का मसला हो, जाति जनगणना का मसला हो, ये बात कह करके अगर मुझे राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़े तो मैं इसके उठाने के लिए तैयार हूं। उसी तरह उनको मुसलमानों के सवाल पर भी कहने की जरूरत है। जो अभी जो आज जो उनके जिस ट्वीट की जो आप बात कर रहे थे, ये पिछले बार जब मध्य प्रदेश की घटना हुई उस समय ये सवाल उठा था राहुल गांधी के बयानों में, खड़गे साहब के बयानों में वो सब नहीं थे वो सब, और इसको लेकर के उनकी आलोचना हुई थी। और ये आज की तारीख में समझ लेने की जरूरत है कि इस देश का हिंदू समाज जो है वो बीजेपी का गुलाम नहीं है और वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इसलिए आप अगर जाति जनगणना का सवाल उठाते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो उसमें मुसलमानों की भी बात आपको खुल करके करनी होगी। और जिस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो आप कल्पना सिर्फ करके देखिए आप
कि अगर आप मुस्लिम पहचान के साथ यात्रा करते हैं तो कहीं भी आपकी हत्या हो सकती है, कोई भी आपको खींच करके मारना शुरू कर सकता है। जो ट्रेन की में जो घटना हुई, उस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? उसकी वीडियोग्राफी चल रही है, लोग पीट रहे हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति को। एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटने वाले लोग थोड़ा संकोच भी नहीं कर रहे हैं कि इनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। और हरियाणा में जो घटना हुई, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सवालों पर आपको खुल करके जो हिचक है उसको खत्म करने की जरूरत है। और जो एक बात यह है कि ये जो वाचिक परंपरा में आप सामाजिक न्याय की जो बातें कर रहे हैं, उसको व्यवहार में आपको उतारने की जरूरत है। और जो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं और जो पार्टी में जो कुछ हो रहा है, उसमें जो तारतम्य का जो अभाव जो दिखता है, उसमें जो कनेक्टिविटी का अभाव दिखता है, उसको ठीक करने की जरूरत है। ये इसको बहुत ही लाइटर वेन में आप इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो बिहार में जो कुछ घटित हो रहा है, उसके जरिए आप ये चीज समझ लीजिए कि आज की तारीख में जो एलाइज हैं, जो नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, वो बीजेपी को किसी मुश्किल में डालने के इस दिशा में अभी नहीं जाने वाले हैं। खास करके नीतीश जी की अगर बात मैं करूं तो नीतीश जी ने ये त्यागी जी को हटा करके, त्यागी जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, उनसे इस्तीफा करवाया गया है। और सुबह जब मैंने कहा ना सुबह कि भोरे उसको वायरल किया गया उनका ये पत्र की वो इस्तीफा दे दिया, फलाने अब राजीव रंजन प्रसाद को नियुक्त कर दिया गया है। तो ये अगर इस्तीफा उन्होंने दिया होता तो विचार होता उस पर, फिर उस पर दूसरा नाम तय होता। फटाक से इस्तीफा की खबर के साथ साथ नई नियुक्ति की भी खबर आ गई। तो ये है कि बीजेपी, ये नीतीश जी को जो पार्टी है उसका पूरी तरह से भगवाकरण हो चुका है। और उनके कोर ग्रुप में सारे भाजपाई समर्थक लोग बैठे हुए हैं जो उनको भाजपा को असहज करने वाली कोई स्थिति पैदा हो जिससे मुक्त किए रखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि जब तेजस्वी यादव ने धरना दिया है तो बीजेपी के नेताओं का जो मंत्री है, कुछ लोग, कुछ विधायक हैं और जेडीयू के लोगों का बयान आया कि इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार है, इसलिए धरने पर बैठ रहे हैं। दूसरी बात कि जो सामाजिक न्याय का जो मसला है, हाँ बस एक लाइन कह रहा हूं कि जो जातिगत जनगणना का जो सवाल है उस पर लगातार उन लोगों को ये डर लग रहा है कि ये एजेंडा जो है जनता के बीच में जा रहा है। इसलिए जेडीयू की ओर से, बीजेपी की ओर से बराबर बिहार में कहा जा रहा है कि नहीं ये तो हम लोगों ने करवाया था, तेजस्वी यादव कहा उसमें जबरदस्ती उसका श्रेय ले रहे हैं, ये सब नीतीश जी का किया हुआ था, उसमें बीजेपी भी शामिल थी। तो ये इस संकट को समझने की जरूरत है कि बीजेपी और जेडीयू को कहां डर लग रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, इस पे आएंगे, इस पे बहुत सारी बातें करना है, आने वाले समय में इस पे बात हम करेंगे। संजय जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपसे भी कि क्या राहुल गांधी की जो राजनीति है उस राजनीति में यहां पर सत्ता पक्ष फंसता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी? और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केसी त्यागी ने जो बता रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कि 19 अगस्त को उन्होंने कह दिया था कि जिस बात को राहुल गांधी यहां आगे बढ़ा रहे हैं वो बात आने वाले समय में गले की फांस बन सकती है सत्ता पक्ष के लिए। बिल्कुल, माने जो स्थिति थी वो केसी त्यागी ने बताई और ये सब लोग समझ रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसके लिए इसको बुरा मानने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, उस हिसाब से कार्रवाई करने की जरूरत थी। तो उसका इन्होंने बुरा मान करके अगर केसी त्यागी के खिलाफ एक्शन लिया है या करवाया है तो उससे केसी त्यागी का क्या नुकसान है? केसी त्यागी तो समझ रहे थे कि बुरा मानेंगे तो यही होगा और बुरा मानने वाली बात भी थी। तो मुझे लगता है कि केसी त्यागी जानते थे कि ये होगा या हो सकता है, उसके बावजूद उन्होंने कहा था तो वो मानसिक रूप से या वैसे भी तैयार होंगे तभी कहा था, वरना वो कहने की कोई जरूरत ही नहीं कहते। और जहां तक बीजेपी के काम की बात है तो सिर्फ बीजेपी की मूर्ति नहीं गिरी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वो एक विशालकाय होर्डिंग भी गिरा था जो उतना बड़ा लगना ही नहीं चाहिए था, लगवाया गया था, गिरा था। तो जो भ्रष्टाचार का हाल है वो सिर्फ मूर्ति में नहीं दिख रहा है और मूर्ति के लिए जो बहाना बनाए वो होर्डिंग लगा के होता है। तो बीजेपी की सरकार कैसे काम कर रही है, महाराष्ट्र के लोगों को खास मंदिर की छत टपकती है, संसद की छत टपकती है, होर्डिंग तो छोड़ दीजिए, होर्डिंग तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अब राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो
ये आए थे कांग्रेस का भ्रष्टाचार दूर करने, और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उसके बाद राहुल गांधी अगर हिंदुत्व के उसमें आए थे कि, और राहुल गांधी इसलिए हार गए कि ये हिंदुओं का वोट इनको मिल गया था, तो राहुल गांधी ने उसका जो जवाब ढूंढा है या जो उपाय निकाला है जाति वाला, कि आप हिंदुओं की तो बात करते हैं लेकिन सिर्फ बड़े हिंदुओं के उच्च वर्ग की बात करते हैं, तो उन्होंने जाति की बात की। वो ऐसी काट है कि बोलती बंद है सबकी, कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो बहुत बुरी तरह से तो राहुल गांधी की राजनीति का इनके पास ना कोई मुकाबला है, ना कोई जवाब है, ना वो अनुभव है, ना वो स्तर है। तो वो बहुत बढ़िया से, मैंने जैसे ये कह रहे थे कि राहुल गांधी वंशवादी हैं और ये वो है, तो वो सब राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया कि जी आप बिल्कुल क्या थे। जी संजय जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा वक्त की कमी है। अमलेंदु जी, एक छोटा सा आपसे भी कमेंट। राहुल गांधी ने क्या सचमुच सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी आरएसएस तक को फंसा दिया है अपनी राजनीति से? निश्चित तौर पर राजीव जी फंसा नहीं दिया, बल्कि जबरदस्त तरीके से फंसा दिया है, और ये जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दे खड़े किए और मुद्दों के समर्थन में जिस तरीके से एनडीए के अंदर से भी आवाजें उठने लग गई, इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है, आरएसएस परेशान है और मोदी जी परेशान है। तो कुल मिला के राहुल गांधी के सामने आरएसएस भी अपने को एक तरीके से देखा जाए शक्तिहीन पा रहा है, नरेंद्र मोदी भी शक्तिहीन पा रहे हैं, और एनडीए के अंदर भी जबरदस्त तरीके से टूटन शुरू हो गई है। और केसी त्यागी का हटाया जाना भी इस तरह इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी ने वो एनडीए के अंदर मामला काफी तेजी से भड़का दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी रहती है इसलिए रोकना पड़ता है, टोकना पड़ता है, लेकिन बहुत ऐसे मामले, ऐसे मसले जिस पर चर्चा, और हम पिछले 1.5 घंटे से इस पर चर्चा कर रहे थे, और जितनी भी चर्चा करें कई बार समय कम और उसमें बातें बहुत होती हैं। आने वाले समय में इन सब मसलों पे फिर से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु जी, प्रशांत टंडन जी, संजय जी, धनंजय जी और हेमंत कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं कि शानदार चर्चा चल रही है। आजकल जब अखबार में लेख पढ़ते हैं तो बहुत निराशा होती है। निर्जा चौधरी, तवलीन सिंह जैसी सुप्रसिद्ध पत्रकारों को जंग लग गया है।